गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बेसिकली समझेंगे लर्निंग चैप्टर जो हमने डिस्कस किया है, खत्म कर लिया है, इतनी सारी थियरीज जिसमें थी, उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कल भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा क्वेश्चंस की इसमें नीड रहेगी आपको, है ना। तो ये पीडीएफ आपको मिल गई होगी, होपफुली आप वो ओपन करके बैठेंगे, नहीं तो वैसे भी दिख जाएगा। आज पीडीएफ पीपीटी वाली फॉर्म में है ताकि आपको क्लियरली दिख सके। कई लोगों को पीडीएफ देखने में दिक्कत होती है ना, तो हाँ बिल्कुल यादव, पूरा डीप में समझेंगे। पेडागोजी स्पेशल बैच में हर एक चैप्टर ही डीप में चलेगा। लर्निंग चैप्टर प्रैक्टिस अगर हम बात करें तो लर्निंग में जितनी भी थियरीज हमने की हैं, कुछ क्वेश्चंस जो नॉर्मल थियरी से पहले क्वेश्चंस थे वो हम वैसे भी कर चुके हैं, मैंने आपको दिए हैं क्वेश्चंस। ये थियरीज वाले क्वेश्चंस होंगे सिर्फ। पहले आ जाओ सारे। मम्मी अभी बेहतर हैं, एकदम बहुत अच्छी तबीयत है, मतलब पहले से। शिवांगी, अंकिता, शाहीन, दीपिका, बहुत बढ़िया। शिवानी, वाटिका, स्मृति, विभूति। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सब बढ़िया है, होपफुली आप और आपका परिवार बढ़िया होंगे, है ना। ध्यान रखिए। देखिए कुछ 25 क्वेश्चन करेंगे आज। देखिए एक बार, ये इजी अप्रोच से हम शुरू कर रहे हैं ताकि आपको चीजें आसानी से क्लियर हो पाए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द थियरी एडवोकेटिंग सडन सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम बताइए। यानी अचानक से क्या हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा किसमें। देखिए एक बार, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं सभी। समस्या का अचानक जो समाधान है, समस्या का अचानक समाधान आपको पता है, इनसाइटफुल लर्निंग या गेस्टाल्टवाद, ठीक। इनसाइट थ्योरी, सूझ का सिद्धांत जिसको कह देते हैं। किसने दिया था इसको? कोहलर ने दिया था, जिसमें एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी जो कि बहुत फेमस था, वैसे तो कई सारे चिंपैंजी थे, वन मानुष पे प्रयोग था। और ये पता लगाया गया कि सडन सॉल्यूशन बोलो या आहा मूवमेंट आ जाए आपके लिए, आहा मूवमेंट के अचानक से, है ना, ठीक, यूरेका मूवमेंट आ जाए, ये सब क्या है, इसी थियरी से जुड़े हुए हैं। एक एज अ होल लर्निंग को ये एक होल की तरह देखते हैं, एक बड़े समग्र रूप में देखते हैं। कौन? गेस्टाल्टवादी। अगर चैप्टर ना पढ़ा हो तो जरूर देख लेना एक बार रिकॉर्डेड वीडियोस में। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट ब्रांच है ये इसकी, साइकोलॉजी की, ठीक है। बात, इतनी बात क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया। कल वैक्सीन लगवाई, आज फीवर आया, स्टडी डिस्टर्ब हो गई, कोई बात नहीं शिवम, वो भी इंपॉर्टेंट काम है ना। वैक्सीनेशन भी जरूरी है इस टाइम पे। एक आध दिन देखो, अब एग्जाम्स भी तो लेट हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपकी भी पढ़ाई थोड़ा बहुत कम हो या लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है एक आध दिन से, बट लापरवाही नहीं करनी है, जान करके हो जाए बात अलग है, कोई समस्या आ जाए, कुछ हो जाए, है ना। चलिए, द साइकोलॉजिस्ट, मैं खुद इतनी कोशिश कर रही हूँ बीमार होने के बाद से कि एक भी दिन आपका वेस्ट ना जाए। बहुत बेहतर तरीके से हम चीजें सीख रहे हैं, एक दिन में दो थियरीज को हमने समझा है। द साइकोलॉजिस्ट हु अटेम्प्टेड टू डेवलप लर्निंग थियरी यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ टोपोलॉजी, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। बताइए ये क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिक जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया। कोई कह रहा है ए से आम का चार, मतलब कर्ट लेविन, सिगमंड फ्रॉइड, विलियम जेम्स या स्किनर। बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा, दीजिए जवाब। बिल्कुल सही आंसर है सेकंड का ए, कर्ट लेविन। इन्होंने टोपोलॉजी की बात की है। टोपोलॉजी एक इस तरह की चेंजेबल स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, जो कि मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जब आप कोई चीज सीख रहे होते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, ये जो चेंजेस हैं बेहतरी के लिए, इन्हीं को टोपोलॉजी से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। एक्जैक्ट तो ये मैथमेटिकल टर्म है, तो उसको बहुत डीप में उस तरह से समझने की जरूरत नहीं है, बट ओवरऑल आपको पता हो। टोपोलॉजी और वेक्टर फोर्सेस की बात हुई थी। वेक्टर एक एनर्जी जो आपको धकेले अपने गोल की तरफ। फील्ड थियरी है ये, जिसमें इन्होंने बात की है क्षेत्र सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत किसका? कर्ट लेविन का। मजा आ रहा है डिस्कशन में? इतनी बात क्लियर है सभी को? सोशल साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है, ये भी गेस्टाल्टवाद से जुड़े हुए हैं, बट उतनी बैरियर होता है बीच में, बिल्कुल। वेक्टर कुछ ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं, कुछ आपको रोकने वाले फोर्सेस होते हैं, रिस्ट्रेनिंग फोर्स, एक्जैक्टली। चलो बहुत बढ़िया, आप सबको याद है, इसका मतलब समझी है सभी ने और रिवाइज भी की है थियरीज। आगे बढ़ेंगे, देखना आउट ऑफ 25 अगर आप ले आए आज, क्योंकि आज के क्वेश्चंस बहुत भारी नहीं है बट अच्छे हैं, कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया ये पता लग जाएगा। कल के क्वेश्चंस थोड़े से और ज्यादा टिपिकल हो सकते हैं। बहुत बढ़िया हामिदा। अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? पहला ऑप्शन है, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस अ चेंज इन बिहेवियर, यानी अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन लर्निंग है। किसके अकॉर्डिंग? स्ट्रक्चरल अप्रोच या कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच कह लीजिए आप इसको, ठीक है। इसको यहाँ पे काट करके कंस्ट्रक्टिविज्म कर लेना, ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन गलत है इसका, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। आपको हर तरह के क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएंगे इस सीरीज में ना, ये जो बैच है आपका। बताइए एक बार, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच लर्निंग इज व्हाट। कंस्ट्रक्टिविज्म पे आजे याद आ गए होंगे, इसको रचनावाद भी कह देते हैं, जिसमें नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। नाम से ही पता लग रहा है कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक। स्ट्रक्चर मत मानिएगा, ये गलत टाइपिंग है। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस अ चेंज इन बिहेवियर, ये तो बिहेवियरिस्ट कहते हैं, व्यवहारवादी कहते हैं ये बात तो, कि भाई सबके अकॉर्डिंग लर्निंग अलग अलग है ना, जो अलग अलग विश्वास रखते हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी अलग अलग बात करते हैं, ठीक है। एन एक्टिव एंड सोशल प्रोसेस, यानी एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। जॉन डुई को याद कर लीजिए, वो भी यही कहते हैं, जहां बच्चा एक्टिव है वो यही कहेंगे कि लर्निंग एक एक्टिव सक्रिय, जहां बच्चा एक्टिव है। दूसरा सोशल, क्योंकि समाज में तो रहना है, हम ग्रुप्स में सीखते हैं, हर कोई ग्रुप के लिए बढ़ावा देगा, ठीक। तो ये बात तो सही है। पैसिव नहीं हो सकती, बच्चा कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता, ठीक है। सब्जेक्टिव एक बार हो जाए, पैसिव नहीं हो सकती। सब्जेक्टिव का मतलब होता है मेरे लिए कुछ और, आपके लिए कुछ और, ठीक। इन्फॉर्मेशन एक्विजिशन प्रोसेस, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करना, सिर्फ जानकारी को अर्जन करना ही अधिगम नहीं कहलाता, ठीक। निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक, निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकती, और ये पहले वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये व्यवहारवादियों का स्टेटमेंट है कि व्यवहार में परिवर्तन अनुभव के कारण अधिगम कहलाता है। ऐसा व्यवहारवादी थॉर्नडाइक, स्किनर, पैवलव, इसके अलावा हल, इस तरह के लोग मानेंगे जो व्यवहारवादी हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा क्वेश्चन पूछा कैसे है। यादव जी कह रहे हैं आपकी बुक के सवाल हैं क्या, ये सब वहां भी मिलेंगे, बट सारे वो नहीं है, कुछ अलग भी हैं, है ना, कुछ अलग भी हैं। मतलब ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप इमेजिन भी नहीं करेंगे कहां कहां पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और
कुछ नए भी हैं, ठीक, अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं। बैच में कुछ तो अलग लगेगा ना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी थॉर्नडाइक्स थ्योरी फॉल्स इनटू, यानी भाई मेरा उद्देश्य ये है कि आप सिलेक्शन लेकर के आए इस बैच से और हम बैठ करके फिर डिस्कशन करें आराम से, लेट्स लर्न पे, कि जो कल आगे आने वाले लोग हैं उनको भी हेल्प मिले सिलेक्शन लेने में या सही तरीके से तैयारी करने में, ठीक है। देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी थॉर्नडाइक्स थ्योरी फॉल्स इनटू, क्योंकि अब चक्कर क्या है, सीरियस लोगों की कमी है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन है, कंपटीशन 10-15% लोगों में होता है, आधे तो कुछ परसेंट तो जाते ही नहीं है पेपर देने, कुछ परसेंट सीरियस ही नहीं होते, उनको बस टाइम पास के लिए घर वालों को बता रखा है कि पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ परसेंट कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, वो लगातार काम ही नहीं कर पाते, है ना, उनको लगातार पढ़ने में मजा नहीं आता, जब मूड हुआ पढ़ लिए, है ना। जैसे मुझे साइकोलॉजी में, पेडागोजी में बहुत मजा आता था, बाकी सब्जेक्ट में ठीक है पढ़ लिए और बीच में एक कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई तो नहीं है, मानिए आप यूट्यूब पे ज्यादा फोकस है, तो ये क्या होगा, ऑब्वियस है कि कंपटीशन बहुत ही कम 10-15% लोगों में जो लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, जिनमें क्षमता भी है और जो सीख भी रहे हैं। तो स्पेशली यूट्यूब पे स्थिति वही हो गई है अब कि सबको शॉर्ट में समझना है चीजों को और बहुत जल्दी समझ लेना है। देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी थॉर्नडाइक्स थ्योरी फॉल्स इनटू, थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो किस कैटेगरी में आती है, बिहेवियरल थ्योरीज में, कॉग्निटिव थ्योरीज में, साइकोएनालिटिक या नन ऑफ दीज, बताइए। थॉर्नडाइक आपको पता है बिहेवियरिस्ट थे, बाद में उन्होंने फंक्शनलिज्म को अपनाया, बट वो मैटर नहीं करता, आपको याद रखना व्यवहारवादी थे थॉर्नडाइक, क्योंकि जो स्टिमुलस और रिस्पांस की बात करेगा, जो उद्दीपक और अनुक्रिया की बात करेगा, वो क्या है, व्यवहारवादी ही कहलाएगा। तो ये एसआर बॉन्ड जो दिया वो थॉर्नडाइक ने दिया, उद्दीपक अनुक्रिया बंध कहते हैं इसको, आया भी हुआ है, यूपीटेट में पूछा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका जो एक कनेक्शनिज्म, संबंधवाद का सिद्धांत भी हमने इनकी थ्योरी पढ़ी थी, कनेक्शनिज्म, संबंधवाद, संबंधवाद, ठीक है, कनेक्शनिज्म भी इन्होंने दिया है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी इन्होंने ही दी है, बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, ट्रायल एंड एरर, यानी बहुत बढ़िया यादव जी, यानी त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर, त्रुटि एवं प्रयास का, भाई गलती करेगा बार बार सीखेगा, लॉ ऑफ बताऊंगी नहीं, क्वेश्चन आएगा आगे कि प्रैक्टिस या अभ्यास का नियम भी इन्होंने दिया। साइकोएनालिटिक में कौन है, यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड हैं, कॉग्निटिव थ्योरी में कौन है, पियाजे हैं या ब्रूनर हैं, ठीक, आगे बढ़ेंगे तो ऐसे आपको डिवाइड करके लिख लेना चाहिए, कहीं कहीं कभी डिस्कस भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डैश प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर, यानी इनमें से किसने प्रयत्न एवं भूल या त्रुटि एवं प्रयास, त्रुटि एवं प्रयास या प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है भाई, गलती करना और फिर से प्रयास करना, ट्राई करना फिर से गलती होना, किसने प्रोपाउंड किया, अभी तो डिस्कस किया 2 मिनट पहले। ये इसलिए भी मैंने इस तरह क्वेश्चन डाले कि बहुत सारे लोग जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो कंफ्यूज हैं, इतनी सारी थ्योरीज हो गई हैं उनके लिए, तो ताकि उनको पता लगे कि उन्होंने जो रिवाइज किया वो दिमाग में ठहर पा रहा है कि नहीं। ये एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, देखने में एक आध क्वेश्चन ऐसा आसान लग सकता है जो रोज पढ़ता होगा उसको कि यार ये तो बच्चे सा क्वेश्चन है, बट बच्चे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मुश्किल डिफिकल्टी लेवल कम होता है पेपर में, डिफिकल्ट सवाल तो 30 में से 5 ही होंगे मुश्किल से, कुछ एवरेज होंगे, कुछ ईजी होंगे, मॉडरेट। तो थॉर्नडाइक, ट्रायल एंड एरर, ठीक, अभी हमने बात की थी। पैवलव ने क्या दिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी शास्त्रीय अनुबंधन। हेगार्टी की हमने कोई बात नहीं की, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। रॉस ने डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस दी हैं, मैंने आपको डेवलपमेंट वाले चैप्टर में डिस्कस की हुई है आपके साथ, जो लोग पेडागोजी स्पेशल में है, सेकंड वाले बैच में बाद में आएगा वो चैप्टर। देखिए, अ चाइल्ड इज अफ्रेड टू सी ब्लैक काउ, अच्छा क्वेश्चन है, एक बालक जो है वो काली गाय को देख करके डर लगता है उसे, काले कुत्ते को देख करके भी डर लग रहा है उसे, ब्लैक डॉग, ठीक, एंड ब्लैक ऑब्जेक्ट, सभी काली चीजों से वो डरने लग गया। काली गाय से डरता है और काले रंग की सारी चीजों से क्या करने लग गया, डरने लग गया बच्चा अंशुल। अब सीन क्या है, दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग, ये कंडीशनिंग ही तो हुई है एक तरह से, ये क्या कहलाएगी इस तरह की कंडीशनिंग, भाई काली चीज से, मान लो कभी आपको किसी चीज से काले तार से करंट लग गया था, अब आप सारी काले तारों से या सारी काली चीजों से डरते हैं, केबल से भी डरते हैं, काले कैमरा से भी डरते हैं, काली गाय से भी डरते हैं, है ना, तो ब्लैक कोट से भी डरते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या कर लिया, क्लासिकल कंडीशनिंग तो है ही ये, स्टिमुलस जनरलाइजेशन है टू बी स्पेसिफिक, भाई क्लासिकल कंडीशनिंग तो है ही एक तरीके से, लेकिन उसके अंदर भी अगर हम बात करें तो ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन है, यानी उद्दीपक का सामान्यीकरण कर लिया, ठीक है। ये अनुक्रिया अनुबंधन जो है ना, ये ऑप्शन में इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग ना होकर ऑपरेंट कंडीशनिंग लिखा है यहाँ, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे अगर ऐसे होगा तो, कि पहला भी और दूसरा भी, लेकिन टू बी स्पेसिफिक तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन, ठीक है। हाँ, तो उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं इसको, कि एक उद्दीपक क्या है यहाँ, ब्लैक कलर, इस ब्लैक को उसने जनरलाइज कर दिया, सारी ही चीजों में ब्लैक कलर से वो डरने लग गया। क्लियर है बात, इतनी बात सभी को क्लियर है, ठीक। इंटरेस्टिंग स्टिमुलस है, स्ट्रेंथन करता है रिस्पॉन्स को, ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एम्फसाइजेस ऑन द कंडीशनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किस चीज पे एम्फसाइज करती है, किस चीज पे फोकस करती है, किस चीज के अनुकूलन पे, यानी किस चीज की कंडीशनिंग पे फोकस करी, कंडीशनिंग होती किस चीज की है ये बता दीजिए बस। क्लासिकल कंडीशनिंग में पैवलव वाले एक्सपेरिमेंट में वो पैवलव ने कंडीशनिंग कराई किस चीज की है ये बता दो। रीजनिंग यानी तर्क की, बिहेवियर की, थिंकिंग की या मोटिवेशन की। आपको पता होना चाहिए बिहेवियर ही तो कंडीशन होता है, कि जब पहले खाना आता था तब भी मुंह से लार आ रही थी, जब खाली घंटी बजती है तब भी मुंह से लार आ रही है, तो ये बिहेवियर कंडीशन हो गया। कंडीशन किसकी हुई, व्यवहार की, रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग हुई, ठीक। तो बिहेवियर का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन, व्यवहार क्या, ठीक। तर्क कहां लगता है कंडीशनिंग में, थिंकिंग भी नहीं लग रही, कोई मोटिवेशन नहीं, बस आदत डल गई है। यहाँ तो ये तो बात ही नहीं करते इन सब चीजों की, तो दिमाग वाली चीजें हैं, इनकी बात तो कॉग्निशन में या कॉग्निटिव लोग करेंगे, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लोग हैं, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान वाले। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 आफ्टर बीटन बाय अ टीचर, एक फर्स्ट क्लास का बच्चा, छोटा सा 6 साल का होगा मुश्किल से, 6 इयर्स, ठीक। आफ्टर बीटन बाय अ टीचर, एक टीचर से पीटे जाने के पश्चात स्टार्ट्स टू फियर ऑल द टीचर्स, सभी टीचर्स से डरने लगता है। क्या करने लगेगा, डरने लगेगा सभी टीचर्स से। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किस चीज का एग्जांपल है ये पूछा है हमसे,
किस चीज का एग्जाम्पल है ये पूछा है। देखिए भाई, एक टीचर से पिटने के बाद या पीटने के बाद एक टीचर ने पीट दिया, अब सारे टीचर से डरता है, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? दोनों ही बातें हैं यादव जी, जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है थियरीज को लेकर, उनको थोड़ा सा आसान भी लगेंगे और आपकी समझ भी बेहतर हो गई है, ये दर्शाती है। सोशल लर्निंग थ्योरी में तो ऐसा नहीं होता, ये तो एक्सपीरियंस क्या है, कंडीशनिंग है, हाँ कह सकते हैं। गेस्टाल्टवाद में भी ऐसा नहीं होता, कॉग्निशन में भी ऐसा नहीं होता, ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, कंडीशनिंग का सिद्धांत है पैवलव वाला। क्या हुआ, स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो गया, जस्ट पुराने क्वेश्चन की तरह कि अब वो एक टीचर से पिटने के बाद सबसे डरता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। काले रंग से डर लगने लगा तो हर चीज से काली डर लगने लगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन थॉर्नडाइक्स प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, यानी इनमें से कौन सी एक चीज नहीं इंक्लूड की जाती थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉज में। 3 तो हमने प्राइमरी लॉ पढ़े और 5 जो ऑथेंटिकेटेड वे में हमने सेकेंडरी लॉज पढ़े हैं। टोटल 8 लॉज हमने पढ़े हैं, आपको याद ना हो तो कर लीजिए। ठीक है, बात बताओ, एक बार आंसर करो। देखिए एक बार, कोई कह रहा है नॉट इंक्लूडेड लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, हाँ प्राइमरी लॉज में नहीं है, ये सेकेंडरी लॉज में है। ये गौड़ नियम है, मुख्य या प्रमुख नियम नहीं है। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। ठीक है, ये तीनों ही प्राइमरी लॉज हैं। एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस, इफेक्ट यानी प्रभाव, किसी चीज का पड़ता है तो दोबारा करते हो, रेडनेस यानी तत्परता, तीनों सही हैं। बट पहला जो है सेकेंडरी लॉज का उदाहरण है, ना कि साहचर्यात्मक जो स्थानांतरण है वो गौड़ नियमों का उदाहरण है, ना कि प्राथमिक नियमों का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द ऑथर ऑफ द बुक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो किसने लिखी है, ये पूछा है हमसे। बताइए एक बार, बताइए। आपके ये नहीं चल रहे कमेंट्स, आंसर कीजिए। 10th का बी यानी हल। अरे नहीं भाई, ये है स्किनर की पहली किताब, 1930s के अराउंड आई थिंक आई थी, बहुत ही फेमस बुक है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अब ये बहुत फेमस बुक है इसलिए पूछ रहे हैं, नहीं तो सारी किताबें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जितनी हो जाए ठीक ही है ना। एक आध नंबर फंसे तो फंस जाए। कोई कह रहा है ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या अंतर है, बहुत जल्दी जाके आप देखिए। अगर हम बात करें ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग की, तो वहां अपने आप रिस्पांस दे रहा था चूहा, किसमें, स्किनर वाली थियरी में, और यहाँ रिवॉर्ड की बात हो रही थी। रिस्पांस के बाद स्टिमुलस आता है। जो पैवलव है उसमें पैवलव में एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस को जोड़ के अपने हिसाब से बिहेवियर को चेंज करा लिया गया। ठीक, तो ये है मेन डिफरेंस दोनों के बीच में। यहाँ ऑर्गेनिज्म जो है ना, जो जीव है, उस पर भी फोकस है, उसकी एक्टिविटी पे भी फोकस है, वहां जस्ट आदत डलवानी थी मैकेनिकली। इन दोनों का डिफरेंस बताया हुआ है, एक बार देखना, कभी और भी डिस्कस कर लेंगे एक बार, अगर ऐसा ही है तो रिवीजन के तौर पे अगर आपको लगेगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक बार थियरी देखना, अपने आप समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी लर्निंग लॉ, यानी जो द्वितीयक या गौड़ नियम है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। सेकेंडरी लॉ पहचानना है, वहां प्राइमरी कौन सा नहीं है ये पहचानना था, बहुत बढ़िया दीक्षा। यहाँ सेकेंडरी कौन सा है ये पहचानना है। बताइए एक बार, मेरे सारे सही हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। लॉ ऑफ रेडीनेस, अगर ये भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहे तो मतलब आपके बेसिक्स हिले हुए हैं, आपके बेसिक्स हिले हुए हैं, अगर आज के क्वेश्चन आपसे ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर आपका ध्यान नहीं था पढ़ने में, ये मान लेना। तो सेकेंडरी लर्निंग लॉ किसको कहेंगे, आपको पता है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस या एक्सरसाइज, जिसमें यूज और डिसयूज का सिद्धांत था। ये तो प्राइमरी लॉ है, मुख्य लॉ है, प्राथमिक है। प्रभाव भी प्राथमिक है, रेडनेस भी प्राथमिक है। लेकिन लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस के आपके सामने एक सिचुएशन आती है तो बहुत सारी अनुक्रियाएं, बिल्ली ने कई सारे रिस्पांस दिए तब जाकर के सही रिस्पांस तक पहुंच पाई, ये सेकेंडरी लॉ है, द्वितीयक है, ये गौड़ है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। कई लोगों को इतना कंफ्यूजन रहता है इन दोनों चीजों में, हालांकि मैंने बहुत क्लियरली समझाया था आपको। देखिए, पूछा है क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी नकारात्मक पुनर्बलन और पनिशमेंट का। नकारात्मक पुनर्बलन एवं दंड में क्या संबंध है ये पूछा है। पहला ऑप्शन देखिए, पढ़िए पहले क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर जाकर के आप बता पाएंगे। बताइए पहले, मेरे सारे सही गए, बहुत बढ़िया। बी से बोल, बहुत सही है, बहुत सही है, बी से बोल, सही है। देखिए एक बार, सी फॉर सीडी क्वीन, बहुत ही सही। देखिए, बोथ रीइंफोर्स रिस्पांस, यानी दोनों किसी अनुक्रिया को बढ़ाते हैं। दंड से कौन सी अनुक्रिया बढ़ी है, दंड तो दिया इसलिए जाता है कि जो एक्शन कर रहा है बच्चा वो बिहेवियर ना हो दोबारा, है ना, वो घट जाए। भाई कोई बच्चा है, शोर मचा रहा है या फिर काम नहीं करके लाया तो दंड दे दिया आपने, तो आप वो चाहते हैं ना कि कभी ना करे। ठीक, तो इससे रीइंफोर्स तो हुई नहीं सकता। रीइंफोर्स का मतलब है बढ़ावा देना, पुनर्बलन का मतलब है बढ़ावा देना किसी एक्शन को। बोथ वीकन आर रिस्पांस, यानी दोनों क्या करते हैं, कमजोर करते हैं एक रिस्पांस को। ऐसा भी नहीं है, रीइंफोर्समेंट का तो मतलब ही है कि बढ़ावा देना किसी व्यवहार को, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक, फिर है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मेक्स अ रिस्पांस स्ट्रॉन्गर व्हाइल पनिशमेंट मेक्स अ रिस्पांस वीकर, यानी नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है जबकि दंड किसी अनुक्रिया को कमजोर बनाता है। कुछ समझ में आ रहा है?
फिर है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वीकन्स अ रिस्पांस व्हाइल पनिशमेंट मेक्स अ रिस्पांस स्ट्रॉन्गर। देखो पनिशमेंट से कोई रिस्पांस कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। पनिशमेंट तो घटाने के लिए दिया जाता है किसी व्यवहार को। पनिशमेंट तो दी ही इसलिए जा रही है जो काम कर रहे हो उसको ना करो, और रीइंफोर्समेंट इसलिए दिया जाएगा कि जो भी सही काम है, जो भी काम है उसमें बढ़ावा हो, चाहे वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो चाहे वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, आप कोई चीज हटा लेते हो जिससे बिहेवियर बढ़ जाए, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आप कुछ ऐड कर देते हो। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हो सकता है आपने कहा बच्चों को वेरी गुड शाबाश। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आप क्या करोगे, मान लीजिए कोई शोर आ रहा है क्लासरूम में कहीं से, गेट बंद कर दिया, अब शोर नहीं आ रहा, ये पॉजिटिव हो गई चीज, है ना। बच्चे को गर्मी लग रही थी और पंखा है जो बहुत आवाज कर रहा है, आपने एसी लगवा दिया रूम में, पंखा बंद कर दिया, पंखा हटा लिया आपने, एसी नहीं भी लगवाया तो वो पंखे को बंद कर दिया या ठीक कर दिया, हटा दिया, क्या है नेगेटिव, कि आप चाहते हैं बिहेवियर में इंक्रीमेंट हो, ठीक। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एक रिस्पांस को स्ट्रॉन्ग करता है, जबकि पनिशमेंट हमेशा वीक करेगी आपके व्यवहार को, है ना। आपके एक्शन को वीक करने के लिए पनिशमेंट का प्रयोग किया जाता है, जबकि पुनर्बलन बढ़ावे के लिए दिया जाता है। इतनी बात क्लियर हो रही है सभी को या नहीं हो रही है, बता दीजिए। बताया था, याद आ गया, प्रीति कह रही है, वेरी गुड। इतनी बात क्लियर है नहीं है? क्लियर है? हाँ ये रहेगा बिल्कुल, ये रिकॉर्डेड रहेंगे 1 साल तक आपके पास वीडियोस, वैलिडिटी जब तक भी आपके कोर्स की। अगर आपके कोर्स की वैलिडिटी जल्दी खत्म होगी तो वो आप देख लेना, सबकी कोर्स की वैलिडिटी अलग होगी ना, शुरू कब हुआ है उसके हिसाब से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द चाइल्ड्स लर्निंग प्रोसेस विल बी, यानी सबसे महत्वपूर्ण रोल, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में किस चीज की होगी, इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। पहला है बच्चे का उच्चारण, मतलब दूसरा है बच्चे का उच्चारण, चाइल्ड्स प्रोनाउंसिएशन। फर्स्ट है लर्निंग रूल्स फॉर लिंग्विस्टिक यूज बाय चिल्ड्रन, बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, जो पकड़ लेता है, ग्रेस्प कर लेता है रूल्स को, जैसा कि आपने सीटेट में पढ़ा होगा कि चॉम्स्की कहते हैं कि वो क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। फिर है नॉलेज ऑफ ग्रामर, यानी व्याकरण का ज्ञान, या फिर लास्ट है कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स। क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से? थोड़ा सा ध्यान से आंसर कीजिएगा। लर्निंग की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लर्निंग की बात हो रही है। देखो प्रोनाउंसिएशन, यहाँ कोई लैंग्वेज की बात तो हो नहीं रही है कि प्रोनाउंसिएशन पे फोकस है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द चाइल्ड्स लर्निंग प्रोसेस विल बी, बच्चे की लर्निंग प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण रोल किस चीज का होगा, ये पूछ रहे हैं। फिर है नॉलेज ऑफ ग्रामर, ऐसा भी नहीं है जरूरी। लर्निंग रूल्स फॉर लिंग्विस्टिक यूज बाय चिल्ड्रन, भाषाई प्रयोग के लिए नियम को पकड़ना, बच्चों द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम को पकड़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किस चीज का होगा बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में, बच्चों द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना या पाठ्य पुस्तकों की सामग्री, क्या कहना चाहेंगे? तो कई जगह पे आपको ये भी मिल सकता है कि कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, जो कि बात सही है कि पाठ्य पुस्तक की जो सामग्री है वो महत्वपूर्ण है, उसका रोल होगा सीखने में। रोल तो सबका है, ऐसा नहीं है किसी का नहीं है, बट बेहतर ऑप्शन हमारे पास यही है कि लर्निंग रूल्स फॉर लिंग्विस्टिक यूज बाय चिल्ड्रन, यानी बच्चों द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, कि कैसे आप भाषा को प्रयोग कर रहे हो, ये नियम आप जान पाओ। ठीक है, बात क्लियर है? हाँ क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रेपिटेशन प्रमोट लर्निंग, यानी जो बार बार दोहराव है, दोहराना है, उससे लर्निंग बेहतर होती है, प्रमोट करता है रेपिटेशन, किसको, लर्निंग को, ठीक। विच लॉ ऑफ लर्निंग कंफर्म्स दिस, कौन सा लॉ ऑफ लर्निंग इस चीज को कंफर्म करता है, ये कौन से, देखो रूल्स को पकड़ना रटना नहीं है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली बात हो रही थी कि रूल्स को वो ग्रेस्प कर ले जो उसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जिसको चॉम्स्की कहते हैं, उसके माध्यम से, रट के नहीं, इसलिए ऑप्शन ए के साथ गए। अगर यहाँ रटने की बात कहीं भी दर्शाई गई होती या थोड़ा सा भी चेंज हो जाता लैंग्वेज में, तो मुझे लगता है कि फिर हम कंटेंट ऑफ बुक्स पे चले जाते। कंटेंट ऑफ बुक्स का रोल होगा कि जो पाठ्य पुस्तक में जो सामग्री है वो महत्वपूर्ण है, तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो वही होगा आंसर। अगर लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर होती तो हम जा सकते थे डी के साथ। रेपिटेशन प्रमोट लर्निंग, विच लॉ ऑफ लर्निंग कंफर्म्स दिस, यानी बार बार जो दोहराव है वो अधिगम को बढ़ावा देता है, बताइए। लॉ ऑफ एफर्ट, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, भाई एग्जैक्ट तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, एफर्ट थोड़ी पढ़ा हमने, ठीक। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब अभ्यास, एफर्ट हो सकता है आपने किसी चीज के प्रति एफर्ट किया, जरूरी नहीं बार बार किया। एक्सरसाइज का मतलब है बार बार अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना किसी चीज की, तो बार बार दोहराव तो प्रैक्टिस में आएगा, एफर्ट में नहीं आएगा। तो ये जरा सा अंतर है इनकी दोनों की लैंग्वेज में, प्रयास और अभ्यास में, और आंसर हो जाएगा यही। इस सिचुएशन में इंग्लिश वाला सेक्शन जरूर देख लेना। रिपीटिंग रूल, लॉ ऑफ सिमुलेशन यानी इमिटेशन मान लीजिए, ऐसा नहीं है। कोई कह रहा है मेरा नाम नहीं लेती आप, नाम ही निकल गया आपका। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा एक पेयर सही नहीं है, नॉट करेक्ट। एक बार वो वाला क्वेश्चन फिर से एक बार उस पर रिविजिट कर लेंगे, उस पर और सोच लेंगे थोड़ा सा। वो क्वेश्चन हल्का सा इधर उधर जा सकता है, उसमें पॉसिबिलिटी है, उसकी जैसी लैंग्वेज है, पॉसिबिलिटी है उसमें। नहीं प्रियदर्शनी, वहां तो नहीं हूं अभी, मैं वहां से तो छोड़ चुकी हूँ। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट, देखिए कौन सा एक पेयर करेक्ट नहीं है। आंटी कैसी हैं, अच्छी हैं अभी तो, गुरप्रीत। कोई कह रहा है रिपीटिंग भी, तो लॉ ऑफ रिपीटिंग कुछ नहीं है ना, लॉ ऑफ प्रैक्टिस है, सिर्फ रिपीट नहीं करना ना, अभ्यास। उस तरह की भी तो चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो आप। मैथ्स में एक रूल सीख लिया, जरूरी थोड़ी एक ही क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे, उस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो इसलिए रिपीटिंग होना गलत है वहां पे। तो स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग। आपको पता है एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है, ये बात तो सही है, और आपको नॉट ढूंढना है, ठीक। ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर ने दी है, ये बात भी सही है। क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलव ने दी है, ये तीनों बातें सही हैं। लेकिन होल थ्योरी या गेस्टाल्टवाद का कॉन्सेप्ट, ये गेस्टाल्टवादी कहते हैं, कोहलर, कोफका, बर्टहाइमर, कर्टलेवन। हल ने तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी है। इतनी बात क्लियर है या नहीं है?
आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, वो क्वेश्चन का नंबर याद रखना, एक बार उसको फिर से डिस्कस करेंगे लास्ट में। उसके आंसर में कन्वर्जन पॉसिबल है, यही तो पेडागोजी का खेल है ना। 2 + 2 4 नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी बन जाती है आंसर के दोनों के ही ठीक होने की। कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन होते हैं, वो पेपर में भी होते हैं, इस तरह की चीजें आंसर की में भी फिर दिक्कत आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, कौन सा एक फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? फीडबैक, लैंग्वेज, एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड या इमिटेशन? देखो इमिटेशन को लर्निंग के लिए बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लैंग्वेज मान लेंगे, फीडबैक भी मान लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे का गतिविधि करना, भौतिक विश्व के साथ उसका अनुभव, वो गतिविधि करे। ऐसा प्याजे भी कहते हैं, जिन्होंने प्याजे की थ्योरी पढ़ी है उनको जल्दी समझ में आना चाहिए ये बात। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए एक बार। कॉग्निटिव एबिलिटी इन द प्री ऑपरेशनल पीरियड इज, यानी संज्ञानात्मक जो क्षमता है किसमें? प्री ऑपरेशनल पीरियड। प्याजे को याद कर लीजिए, मैंने जान के थोड़ा सा अलग क्वेश्चन डाला है ताकि आपको याद आ जाए प्याजे। जिनके बैच में हो चुका है उनके लिए तो और ज्यादा अच्छे से आना चाहिए, जिन्होंने सीटेट में जरूर पढ़ा होगा, अगर बैच में नहीं हुआ है अभी तक आपके तो आगे तो होना ही है। ठीक है, बताइए कॉग्निटिव एबिलिटी प्री ऑपरेशनल पीरियड में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्याजे के अकॉर्डिंग 2 से 6 वर्ष। बताइए। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग नहीं आती, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बाद में आती है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, हाँ ये तो आ ही जाएगा। एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, यानी दूसरों का पर्सपेक्टिव लेना, उन्हें आ जाएगा, ये तो ठीक है। ये लेकिन सेंसरी मोटर में ही आ जाता है, ये जन्म से 2 वर्ष में ही आ जाता है, इसका आंसर आपको कई जगह पर गलत मिल जाएगा। ठीक है, ये जन्म से 2 वर्ष में ही आ जाता है, सच्चाई तो ये है, ऑफिशियल आंसर भी इसका यही है, एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, यानी ईगो सेंट्रिज्म जो है वो जाने लगता है 7 साल तक आते आते, ये 2 से 7 वर्ष है ना, 7 साल तक आते आते इसकी भी 2 स्टेजेस हैं, एक तो 2 से 4 है, एक 4 से 7 है, तो 4 से 7 तक इसके अंत तक प्री ऑपरेशनल के वो दूसरों का पर्सपेक्टिव लेना सीख जाता है, इसलिए आंसर डी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए एक बार। The process of adjusting, deleting and creating new schemas to maintain balance is called, यानी प्रक्रिया किस चीज की? एडजस्ट करने की, यानी समायोजन की, डिलीट करने की किसी चीज को, क्रिएट करने की कुछ नया स्कीमा, और मेंटेन कर रखने की बैलेंस को क्या कहलाती है? बताइए एक बार क्या कहलाती है, ये बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे कहाँ आगे। अरे बहुत बढ़िया हामिदा, हाँ कर दो क्या नाम है आपका? सोनू, कर दो मेल। ठीक है अभिषेक, पूछ लेना। अच्छा ठीक है स्मिता, देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। बताइए आंसर कीजिए। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग, डिलीटिंग एंड क्रिएटिंग न्यू स्कीमास टू मेंटेन बैलेंस, नए स्कीमा को मेंटेन करने के लिए या बैलेंस मेंटेन करने के लिए नए स्कीमा को ऐड करना, पुराने को डिलीट करना या एडजस्ट करना, क्या कहलाता है? ये दोनों तो वाइगोस्की की थ्योरी के हो गए। स्कीमा फॉर्मेशन होता है, नया स्कीमा क्रिएट करना। अडेप्टेशन कहलाता है जब आप बैलेंस के लिए पुराने को या तो अडेप्ट करते हैं ना आप किसी भी सिचुएशन में, तो जो आपके दिमाग में पहले से है उसको ठीक करोगे, डिलीट करोगे, नया बनाओगे, तो अडेप्टेशन पूरी प्रोसेस है जो बैलेंस क्रिएट कर देती है। बैलेंस की स्टेट को इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। अनदर नेम फॉर ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए दूसरा नाम बता दीजिए। आई थिंक छत्तीसगढ़ टेट में भी पूछा गया है और यूपी टेट में भी ये पूछा हुआ है, आई थिंक नहीं सुपर टेट में पूछा हुआ है एक बार, यूपी का एग्जाम होता है ना सुपर टेट, देखो एक बार, और पूछा जा सकता है रीट में भी किसी ना किसी रूप में पूछ लिया होगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम बता दीजिए। पहला है कॉन्टिगुअस लर्निंग, जिसको गुथरी ने दिया था, आपको पता होना चाहिए। फिर है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, देन आपका एंशिएंट कंडीशनिंग, फिर है साइन लर्निंग। आंसर कीजिए। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग यानी नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा नाम नैमित्तिक कंडीशनिंग या आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग भी इसको हम कह सकते हैं, अनुक्रिया सिद्धांत कह देते हैं कई लोग। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि इसका दूसरा नाम अनुक्रिया अनुबंधन भी हो सकता है या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी हो सकता है। ठीक है, बताइए इतनी बात ठीक है या नहीं? नहीं बता पा रहे हैं क्या? देखो एक बार, कमेंट से रुक गए आपके, आज तो पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार कमेंट्स रुक रहे हैं। चलो फिर 1 मिनट रुको, मैं एक बार रिफ्रेश करके देख लेती हूँ आज कमेंट्स अटक रहे हैं। क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, एकदम बढ़िया। चलिए फिर, रेन इन फरीदाबाद, हाँ आज दिल्ली एनसीआर में खूब बारिश हुई है, हमारे यहाँ भी इवन ओले भी पड़े शायद। आगे बढ़ेंगे। ये साइन लर्निंग हमने अभी ये समझे थे, मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ जिनको समस्या हो रही हो ये समझने में। ठीक है, देखो एक बार, देखो अगर हम बात करें अनदर नेम फॉर, ये कॉन्टिगुअस आपको पता है गुथरी ने दी है। समीपता का सिद्धांत, कोई चीज पास रखोगे तो एक बार में सिंगल टर्म में सीख जाओगे, इसको एकल सिद्धांत भी कहते हैं। इसको स्किनर ने दिया, जिसका नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग का ही दूसरा नाम है ये। एंशिएंट कंडीशनिंग ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है। साइन लर्निंग को टॉलमैन ने दिया है। ठीक है, बात क्लियर है? कोई कह रहा है जोधपुर में भी बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। स्किनर बॉक्स इज यूज्ड फॉर, यानी स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है ये पूछा है। स्किनर बॉक्स में आपको बताया होगा, एक कहावत भी चलती है, इवन द रैट वाज वाइट, मतलब चूहा भी सफेद ही था, इतना ज्यादा अमेरिकन का प्रभाव है। यूपी में भी हो रही है बिल्कुल। हाँ, आंसर्स हाईलाइट करके डाल दीजिएगा। सारा काम मुझे से करा लो, खुद भी कर लिया करो कुछ, आंसर्स हाईलाइट करके डाल दें, नहीं डालें तो
डाल देंगे चलो। और वो वाला जो क्वेश्चन है उसका भी एक बार मैं उसको एक बार कंफर्म कर लूंगी कि उसकी लैंग्वेज में कहीं दिक्कत है या ट्रांसलेशन में दिक्कत हुई है, क्योंकि ये बनाए हुए क्वेश्चन है कुछ कुछ, तो एक बार चेक भी कर लेंगे। तो उसके बाद ये हाईलाइट करके मैं आपकी पीडीएफ डलवा दूंगी, तो उसमें आंसर्स फिर से आप रीचेक कर लीजिएगा। हाँ, सीटेट में भी हेल्पफुल होगा, बिल्कुल देख लो। स्किनर बॉक्स इज यूज्ड फॉर वर्बल लर्निंग। यार वर्बल लर्निंग थोड़ी सिखाई जा रही थी, बोलना थोड़ी सिखाया जा रहा था। ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए, आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग के लिए, ड्राइवर फॉर लर्निंग, सडन लर्निंग, गेस्टाल्ट वाद थोड़ी है, ये तो गेस्टाल्ट वाद में होता है सडन, तो अचानक से, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यानी प्रसूत अनुबंधन के लिए स्किनर बॉक्स उसी को कह रहे हैं जिसमें चूहे को बंद करके प्रयोग किया गया या कबूतर पर प्रयोग किया गया स्किनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए एक बार, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 हैज मेड अ हैबिट दैट ही हैज टू स्टडी फॉर द अवार्ड। एक कक्षा 8 के विद्यार्थी ने यह आदत बना ली है कि उसे पुरस्कार प्राप्ति हेतु पढ़ना है। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी उसको चाहिए रिवॉर्ड मिलेगा तब तो वो पढ़ाई करेगा, फर्स्ट आएगा तब तो वो पढ़ाई करेगा। या एक जैसे कजिन है, उनको क्या हुआ था पता नहीं, 12th में कौन सी माता आई मतलब पता नहीं क्या जिद चढ़ी, तो उन्होंने कहा 90% तब लाऊंगा, पहले पता नहीं गाड़ी दिलाओगे या समथिंग लाइक दैट। क्योंकि होता क्या एक्चुअली कि हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिलीज से ही बिलोंग करते हैं और गांव से आए हैं और पूरा खुद को एस्टेब्लिश किया है हमसे पहली जनरेशन ने यहाँ दिल्ली में। तो अब स्कूल्स में अच्छे पढ़ाई जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देता है इंसान? एजुकेशन को देता है अपने बच्चों की। तो अच्छे अच्छे स्कूल्स में सबने एडमिशन करा दिया है ना। और चाचा के बेटे की बात है, अभी उनका हो गया एक बार अच्छी जगह, उनका कई जगह सिलेक्शन हुआ है, अभी वो एयरफोर्स में है। तो उन्होंने 12th में हाँ पढ़ाई छोड़ दी 15 दिन के लिए, तो कि गाड़ी दिलाओगे तब तो होगा। अब होता क्या, जब आप अच्छे स्कूल्स में, महंगे स्कूल्स में जब आपके एडमिशन हो जाते हैं, तो लोग वैसे ही मिलते हैं आपको, वहाँ पीयर ग्रुप का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है एडोलेसेंस में, और फिर आपको खुद को कमतर आप आंक रहे हो कि यार वो तो फलानी गाड़ी से स्कूल आता है, मैं ऐसे ही जाता हूँ। तो इस तरह के बिहेवियर हो जाते हैं कई बार रिवॉर्ड के चक्कर में, कि पढ़ाई तब होगी, पढ़ाई छोड़ दी 15 दिन के लिए, कि पढ़ाई तब की जाएगी जब मुझे गाड़ी दिलाओगे या फलाना फोन दिलाओगे। तो ऐसी सी स्थिति है। ठीक, तो ये रिवॉर्ड के चक्कर में यही होता है कि जब आप खुद की खुशी के लिए ना रिवॉर्ड के लिए पढ़ रहे हो, तो ऐसा हो सकता है। एग्जांपल याद आ गया मुझे। तो स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 हैज मेड अ हैबिट दैट ही हैज टू स्टडी फॉर द अवार्ड के लिए पढ़ना है। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है या एसआर कंडीशनिंग है या आरएस कंडीशनिंग है या फिर बोथ एसआर एंड आरएस है? बताइए एक बार। ये यहाँ जो है इन्होंने गलत ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब या तो कुछ और होगा, है ना, क्योंकि ये तो फिर दोनों सेम ही हो जाएंगे। आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग में भी बात यही है, बट आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग का एक्चुअली चक्कर क्या है कि यहाँ आरएस का मतलब ही है कि पहले रिस्पॉन्स देगा फिर सामने से स्टिमुलस आएगा। बट हाँ बिल्कुल चलिए, तो यहाँ पे क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग सही आंसर होगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्योंकि ऑपरेंट में रिवॉर्ड वाली जो पूरी चीजें हैं वो सब आ गया, आरएस में सिर्फ कंडीशनिंग पे फोकस है। तो अगर ऑप्शन सेम भी रहे तब भी ऑप्शन आपका ए ही सही होगा। ऑपरेंट क्योंकि पूरी थियरी का नाम है, आरएस कंडीशनिंग इज रिस्पॉन्स और स्टिमुलस कैसे काम करते हैं। एसआर क्यों नहीं? यार एसआर तो थॉर्नडाइक वाला है। ठीक, तो यहां पे बात हो रही है कि क्लास 8 का बच्चा है जिसने हैबिट बना लिया है कि वो पढ़ेगा तो अवार्ड के लिए पढ़ेगा। वहां पे बेसिकली चक्कर क्या था, बिल्ली क्या थी, भूखी थी। बिल्ली भूखी थी और सामने रखा गया खाना। अब वो अवार्ड नहीं है बिल्ली के लिए, उसको तो चाहिए वो क्योंकि भूखी है। ठीक, लेकिन स्किनर के केस में क्या सीन था? स्किनर के केस में सीन ये था कि जरूरी नहीं है चूहा भूखा ही हो, बट वो कुछ तो रिस्पॉन्स करेगा। जब वो बॉक्स में बंद होगा कुछ तो रिस्पॉन्स करेगा, सामने से फिर अवार्ड आएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक, इसके अलावा भी रिवॉर्ड पे काम किया है, थॉर्नडाइक ने भी किया है। ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी है कि आंसर बी भी दे सकता था एग्जामिनर, अगर ये क्वेश्चन आता पेपर में तो। लेकिन जब बात इस तरह की हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेंट के साथ जाएंगे, क्योंकि ऑपरेंट में बाद में आ रही हैं चीजें रिस्पॉन्स के बाद। और यहाँ बच्चा कह रहा है कि रिस्पॉन्स ही तब करूंगा जब पहले रिवॉर्ड दिलवाओगे, मतलब रिवॉर्ड आएगा तब रिस्पॉन्स करूंगा। देखिए एक बार, इस केस में ये दोनों थ्योरीज कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इफ प्रायर नॉलेज हेल्प्स इन एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, यानी कोई प्रायर नॉलेज जो है, यदि कोई पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रायर नॉलेज का हेल्प किया जाए, यानी नई नॉलेज आप क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, पुरानी नॉलेज का यूज करके आपके प्रीवियस नॉलेज से जोड़ा जा रहा है नई नॉलेज को। 4K वाला इंग्लिश का बुक अवेलेबल है क्वेश्चंस का, जो 4000 क्वेश्चंस हैं। इसको नेगेटिव ट्रांसफर कहोगे, ट्रेनिंग ट्रांसफर कहोगे, पॉजिटिव कहोगे या जनरलाइजेशन कहोगे? तो इसको पॉजिटिव ट्रेनिंग ट्रांसफर कहेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफर यानी सकारात्मक प्रशिक्षण कहेंगे, जिसकी बात थॉर्नडाइक करते हैं, जिसकी बात थॉर्नडाइक करते हैं। ठीक है, बात इतनी, कोई समस्या परेशानी? मॉम की तबीयत ठीक है जी, दीदू। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलें। सेल्फ लर्निंग लीड्स टू, यानी स्व गति से सीखना, अपनी ही गति से सीखना। जैसे आप सबकी अपनी गति है ना, तो स्व गति से सीखना या सेल्फ लर्निंग जो है वो किस थियरी में फोकस्ड है? डी नहीं हो सकता था उस केस में, डी का ऑप्शन क्या था? अगर फिर भी उसमें कुछ चेंज होगा तो मैं एक बार डिस्कस कर लूंगी, जो आपके आंसर्स होंगे ना उसमें मार्क कर दूंगी। देखिए प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल इस बात पे मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि अभिक्रमित अधिगम जो है उसमें बच्चा एक प्रोग्राम्ड, पहले से ही प्रोग्राम्ड है चीजें, उसमें एक प्रोग्राम बना हुआ है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो भी है। अब बच्चा अपने आप उसमें एक्शन लेगा, खुद से उसको रिइंफोर्समेंट मिलेगा, हिंट मिलेगी, जहां अटकेगा अपनी गति से सीखेगा। ऐसा नहीं सबको एक तरीके से चैप्टर खत्म हो गया बच्चे को समझ नहीं आया, वो खुद से सीख रहा है और उसको खुद से हिंट मिलेंगी, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा। एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसा। इसकी बात भी स्किनर ही करते हैं वैसे, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की बात। और इसी में अवार्ड की बात हुई है, इसी में अवार्ड की भी बात हुई है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, होल टीचिंग, टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप, नथिंग। ठीक, बोथ का ऑप्शन कहां है यहाँ? क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय, यानी शास्त्रीय अनुबंधन जो सिद्धांत है सीखने का वो किसके द्वारा प्रपोज हुआ? बताइए, स्किनर के द्वारा, पैवलव के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा या कोहलबर्ग के द्वारा? आंसर कीजिए फटाफट से। ये तो आप आंख बंद करके बता दो। कोई कह रहा है पैवलव अंकल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
आपको मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे क्या? ऋषि बहुत तेजी से कमेंट जा रहे हैं, राशि नाम होगा आई थिंक आपका, बहुत तेजी से कमेंट्स जा रहे हैं। 50 कमेंट किया आपने, एक का भी रिप्लाई नहीं किया। भरत कह रहे हैं आपको दिखाई देता क्या, प्लीज बताओ। भरत या भारत जो भी आपका नाम है, इस बात को समझिए, कई हजार लोग बैचेस में होते हैं और सिर्फ कमेंट होता है, कुछ सेकंड के लिए विजिबल होता है, उसके बाद नेक्स्ट 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 ऐसे कमेंट चलते हैं। किसी दिन मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी कितनी तेजी से जाते हैं, ठीक है? तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है हर किसी को रिप्लाई हो पाए, बट हाँ इतना जरूर है पेड बैचेस में कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपका ऐसा जरूर हो जाएगा कभी ना कभी कि कोई ना कोई सवाल आपका मेरे सामने आ जाए, क्योंकि सारे लोग अलग अलग टाइम पे लाइव होते हैं। कई बार क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, पैवलव ने दी है, वो बेक नाम के कुत्ते पे प्रयोग था, डॉग पे, जिसके लिए 1904 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था डाइजेशन पे काम करने के लिए। क्वेश्चन 25 देखिए, द प्रोपोनेंट्स ऑफ द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग आर, यानी त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आंख बंद करके बता दोगे ये आंसर तो आप। दो जवाब। कोई कह रहा है सी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक, इसको कनेक्शनिज्म का सिद्धांत यानी संबंधवाद का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, इसको तो नहीं कहते, वो अलग है कि स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में क्या है, एक संबंध है, एक बॉन्ड है ना, ये बात भी थॉर्नडाइक ही करते हैं। और सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने रिवॉर्ड और पनिशमेंट को यूज किया था एजुकेशन में सबसे पहले, फिर उसके बाद तो स्किनर भी यूज कर रहे हैं और भी लोग यूज कर रहे हैं, है ना, हल वगैरह सभी यूज कर रहे हैं। अब ये बताओ 25 क्वेश्चंस में से कितने आपके ठीक हुए, कितने आपके ठीक हुए? एक वो वाला जो क्वेश्चन था लैंग्वेज वाला, उसको डाउट में ही डालना अभी, एक बार मैं उसको फाइनल देख लूं कि वो किस सोर्स से है, और अगर किसी एग्जाम में आया हुआ है तो फिर क्या इन्होंने कंसिडर किया, और अगर उसकी लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ हुई है टाइपिंग में तो भी मतलब पता लग जाए, है ना। तो डाउट वाले का नंबर सब ले लेना, बाकी बता दो आउट ऑफ 25 कितने ठीक हुए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। बताओ एक बार, जल्दी बताओ जल्दी, अटक क्यों गए? 16, 25 में से 23, 22, अच्छा और बढ़ा सकते हो अभी तो, बहुत बढ़िया। हाँ अभी तो पुराने कमेंट्स आ रहे हैं, नए कमेंट ही नहीं आ रहे। नेवर टेकन माय नेम, श्वेता कह रही है SWETA। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखें, कल मिलेंगे, कल और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से और बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? पैवलो चाचा कह रहा है कोई, बहुत बढ़िया नेहा, ये रिवाइज कर लीजिएगा, पीडीएफ आपके पास है, मैं कल एक बार इसमें जो आंसर्स मार्क करा के वो फिर से करा के क्या कर दूंगी, फिर से एक बार शेयर करा दूंगी ये पीडीएफ, ठीक है? चलो फिर टेक केयर।